Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए फाइनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये कोर्स पढ़ना स्टार्ट किया है अभी, और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो कि हमारे सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट है, सेक्शन ए। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका सब्जेक्ट। तो आपका जो सेक्शन ए है, पार्ट ए स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मतलब हमने कोर्स स्टार्ट किया है। इसकी ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर की ऑलरेडी हम लोग 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। और बच्चों आज ये आपकी 3rd नंबर की क्लास है। अब स्टूडेंट, मैं आज की क्लास को आगे पढ़ाऊं, आपको आगे के टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उससे पहले हमने इन 2 क्लासेस के अंदर जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, हालांकि हाथ की हाथ जैसे ही टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, स्कैनर हमने साथ में सॉल्व कर लिया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने साथ में सॉल्व ऑलरेडी कर लिए। बट स्टूडेंट, और भी कुछ क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी 2 क्लासेस के अंदर टॉपिक पढ़ चुके हैं, उनसे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस को हम यहां पर अभी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये ऑलरेडी उन 2 क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, आपको आंसर्स आने होने चाहिए इनके। पहला क्वेश्चन है, डैश मेजर्स ओवरऑल प्रोडक्टिविटी and efficiency, overall productivity and efficiency by considering all inputs and all outputs। मैंने आपको बताया था बेटे कि हम अपने कंपनी की प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को 2 तरह से मेजर कर सकते हैं। एक है टोटल फैक्टर बेसिस पर, एक है पार्शियल फैक्टर बेसिस पर। पार्शियल फैक्टर का मतलब होता है कि आप सभी इनपुट्स और सभी आउटपुट को कंसीडर करके मेजरमेंट नहीं कर रहे हो, बल्कि पार्शियल, आधे, कुछ इनपुट कुछ आउटपुट के बेसिस पे मेजरमेंट कर रहे हो। लेकिन अगर आप सभी इनपुट्स सभी आउटपुट्स को यूज करके कंपनी की प्रोडक्टिविटी को एंड एफिशिएंसी को मेजर कर रहे हो, दैट मींस आप टोटल बेसिस, टोटल फैक्टर पे काम कर रहे हो। तो इसका आंसर है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, हम हमारे सेकंड क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक लिंक क्रिएट कर देता है। याद कीजिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या होता है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, जो लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्ट को कंपनी के ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन कर दे। वो लोग ये मानने लग जाएं कि हमारा पर्सनल एम, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य वही है जो कंपनी का है, तभी जाकर वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यही इसका आंसर है डी। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड एम्प्लॉइज के गोल्स अलाइन हो जाएं, ये है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एक लिंक क्रिएट कर देता है। ये एग्जाम में भी आया हुआ है बच्चों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ अगर उसके कॉम्पिटिटर से, अब हमें ये ढूंढना है इसका आंसर, है ना। तो ये बोल रहा है, इफ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डैश दैट ऑफ इट्स प्रमोटर, अपने कॉम्पिटिटर से दैट फर्म परफॉर्म बेटर एंड इज कंसिडर्ड टू बी मोर एफिशिएंट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसका प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी ग्रोथ उसके कॉम्पिटिटर से क्या होना चाहिए कि हम ये मान लें कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा एफिशिएंट पर। भाई लोअर तो नहीं होना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर आज मेरी कंपनी है और वो मेरे कॉम्पिटिटर से कम परफॉर्म कर रही है, तो मैं खुद को बेटर कैसे मान सकता हूं? नहीं मान सकता। स्टेबल भी नहीं होना चाहिए, फिर तो बराबरी का माहौल हो गया। तो फिर कैसा होना चाहिए? हायर देन। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी मेरे कॉम्पिटिटर से ज्यादा है, इसका मतलब मेरी कंपनी ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा एफिशिएंट।
आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कोर्स स्टार्ट करने से पहले कि जैसा मेरी आदत है और ये सही तरीका रहता है कि आप पहले सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो आपको स्टडी मटेरियल दिया है उसके थ्रू आप अपना पहले कंप्लीट टॉपिक क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और फिर उस कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए उन्हें सॉल्व कर लो। तो आपका मॉड्यूल भी क्लियर हो गया जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिया है, वो बुक भी हमने क्लियर कर दी, स्टडी मटेरियल, और हमने स्कैनर भी सॉल्व कर लिया। तो हम कंप्लीट तरीके से आगे पढ़ते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है डैश सिस्टम इज डायरेक्टेड बाय मैनेजर्स। ऐसा कौन सा सिस्टम है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है जिसके अंदर मैनेजर डायरेक्शंस देते हैं, सुपरवाइज करते हैं, और एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेट, और एम्प्लॉय उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाकर कंपनी आगे पहुंचती है। इस सिस्टम को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, यहां याद करिए, आपको मैंने जेठालाल और सोडी का एग्जाम्पल दिया था। मैंने बोला था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, और इसके अंदर जो कंपनी का एम्प्लॉयर, जो खुद कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजर, वो कंपनी के एम्प्लॉइज को ड्यूटी देते हैं, काम देते हैं, और उनसे बोलते हैं कि मोटिवेट होकर अच्छे से डेडिकेशन के साथ में आप इन्वॉल्व होकर इसको परफॉर्म करो। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा है जिसमें मैनेजर डायरेक्शन देता है और एम्प्लॉय जो है पार्टिसिपेट करके परफॉर्म। आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ क्वेश्चन, while dash is defined in terms of a comparison of two components input and output, the highest dash level from each input level is recognized as the efficient situation। देखो बच्चे, हमने पढ़ा था, बहुत ही सिंपल है कि while efficiency is defined, while efficiency is defined in terms of comparison of two components input and output, the हाईएस्ट किस चीज का लेवल हाईएस्ट होना चाहिए? आउटपुट का। तो हमारी मैंने बोला था ना, एक एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में जो इनपुट अवेलेबल है, हम उस पर मैक्सिमम आउटपुट लेकर आ रहे हैं, बेस्ट आउटपुट हम निकाल कर ला रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेस। तो वही है बच्चों। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर दो कि एफिशिएंसी जो है वो दो कंपोनेंट को लेकर चलता है, इनपुट और आउटपुट दोनों को इंक्लूड करता है अपने अंदर, और वो ये बोलता है कि अगर आपका आउटपुट का लेवल हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, तो आप एफिशिएंट। आगे चलते, एफिशिएंसी कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट। ये मैंने पढ़ाया था बच्चों आपको, एफिशिएंसी दो टाइप की होती है, दो कंपोनेंट को लेकर चलती है। एक होता है टेक्निकल एफिशिएंसी, और बच्चों एक होता है एलोकेटिव एफिशिएंसी। क्लियर है ये चीज यहां तक? बच्चों हम साथ में स्कैनर भी सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ आउटपुट टू डैश इज अ मेजर ऑफ द प्रोडक्टिविटी लेवल इनपुट। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, प्रोडक्टिविटी हम कैसे काउंट करते हैं? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट owing to the change in quantity of one input। अभी अभी समझाया था मैंने, अगर आप प्रोडक्टिविटी, अगर एक कंपनी के अंदर प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को मेजर किया जा रहा है, अगर सभी के सभी आउटपुट और इनपुट को कंसीडर करके कर रहे हैं तो टोटल फैक्टर बेसिस पे काम। लेकिन अगर कुछ या एक, मतलब टोटल कंप्लीट नहीं, सभी के सभी नहीं, बल्कि उनसे कम आउटपुट या इनपुट को यूज करके आप कंपनी की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को मेजर कर रहे हो, तो फिर आप उस केस में पार्शियल फैक्टर बेसिस पे काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है परफॉर्मेंस विल बी प्रोडक्ट ऑफ। परफॉर्मेंस किस चीज का प्रोडक्ट होता है? अब ये मत बोलना ये तो एक टॉपिक का ही नाम है। अगर आपको वो टॉपिक का नेम भी याद है तो कर आओगे यार। टॉपिक का नाम ही परफॉर्मेंस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी था। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम लोगों ने हमारी जो ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनसे रिलेटेड हमने स्कैनर सॉल्व किया। हालांकि हम स्कैनर के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी टॉपिक में भी कंप्लीट कर चुके थे, बट ये और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हमने यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, पूरा स्कैनर सॉल्व कर चुके हैं अब तक। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। और स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। मेरे से स्टूडेंट जब भी मैं इस टॉपिक का नाम लेता हूं, जब भी मैं इस टॉपिक का नाम लेता हूं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, तो फिर बच्चों मेरे से स्टूडेंट ये पूछता है कि सर ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस इसका मीनिंग क्या है? आपने 2 क्लास पढ़ा दी इस चैप्टर की और तब से आप हमें परफॉर्मेंस शब्द का मीनिंग समझा रहे हो। अब दोबारा से आप हमें परफॉर्मेंस का मीनिंग समझाओगे? नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अभी तक हमने परफॉर्मेंस का जो मीनिंग समझा वो हमने ह्यूमन रिसोर्स के बेसिस पर समझा। अभी तक बच्चों हमने ये जो फाइनेंशियल अभी जो परफॉर्मेंस शब्द का मीनिंग समझा वो ह्यूमन रिसोर्स के बेसिस पर समझा। देखिए अभी तक हमने जो परफॉर्मेंस का मीनिंग पढ़ा था ना वो ह्यूमन रिसोर्स पे पढ़ा था। मैं आपको समझा रहा था कि एम्प्लॉयज से काम करवाओ, एम्प्लॉयज से काम करवाओ, एम्प्लॉयज से काम करवाओ। अब हम जो बच्चे परफॉर्मेंस का मीनिंग अब पढ़ने वाले हैं वो हम फाइनेंस के बेसिस पर पढ़ने वाले हैं। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है बच्चों, ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे कालीन भैया, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे गायतोंडे। ठीक है साहब, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, कालीन भैया ने गायतोंडे से पूछा कि गायतोंडे भाई ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस का मीनिंग होता क्या है? क्या है ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस? तो गायतोंडे कालीन भैया को समझाने लगे कि कंपनी का, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा चेक कर लेना। फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कंपनी का सब कुछ चेक कर लेना। कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी के कितने लॉसेस हैं, कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वर्किंग नोट्स तक सब कुछ चेक कर लेना और पता लगाना कि यार हमारी कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अगर प्रॉफिट में है तो अच्छी बात है, पता करो हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट में गई, हम उसे और इंप्रूव करेंगे और रिफाइन करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। और अगर कंपनी लॉस में है तो भैया क्यों लॉस में है, हम क्या गलती कर रहे हैं, चलो उसे सुधारो जिससे हम प्रॉफिट में आ जाए। तो बच्चों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी की फाइनेंस की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना, चेक करना कि कंपनी की बैलेंस शीट प्रॉफिट में है कि नहीं, कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स है कि नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, कंपनी के अकाउंट सही है कि नहीं है, कंपनी पैसा तो कमा रही है ना, कंपनी जितनी कॉस्ट लगा रही है उतना प्रॉफिट तो अर्न कर रही है ना, कहीं कंपनी लॉस में तो नहीं चल रही है। इस बात को चेक करना, इस बात को इंश्योर करना, इस बात को पक्का करना, इसे बोला जाता है कंपनी की फाइनेंस की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना, चेक करना। तो बच्चे जब कालीन भैया ने गायतोंडे से पूछा कि आखिर ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस का मीनिंग होता क्या है,
तो गायतोंडे बोले कि कंपनी की फाइनेंस से रिलेटेड सब कुछ चेक कर लेना, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लेना, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, इवन उनके लिए जो रफ शीट्स बनाई थी कंपनी ने, वर्किंग पेपर्स बनाए थे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाए थे, वो सब कुछ चेक कर लेना, पता लगाना कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं। इसे बोला जाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। कालीन भैया बोले समझ गया समझ गया समझ गया, क्या होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, समझ गया। लेकिन एक बात बताओ, किसी भी कंपनी के अंदर ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, कंपनी की बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने का काम कौन करता है? ये पूछा कालीन भैया ने कि आखिर ये एनालिसिस करता कौन है। गायतोंडे बोला देखो यार, फिक्स नहीं है कि कौन करता, जिसको जरूरत होती है वो कर लेता है। कंपनी के डायरेक्टर को जरूरत है वो कर लेगा, मेंबर्स को जरूरत है वो कर लेगा, क्रेडिटर को जरूरत है वो कर लेगा, गवर्नमेंट को जरूरत है तो अपने किसी बंदे को भेजकर करवा लेगी। जिसको ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, अलग अलग लोग करते हैं अपने अपने पर्पज के लिए। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यार उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कहीं वो सिक तो नहीं बन गई, कहीं उसे बंद करने की जरूरत तो नहीं है, कहीं वो लॉस में तो नहीं चल रही है, तो गवर्नमेंट कर लेती है। क्रेडिटर को ऐसा लगता है कि यार मैंने कंपनी को लोन दिया हुआ है, मैं उसका क्रेडिटर हूं, मैं उससे पैसे मांगता हूं। जैसे बैंक बैंक बोलता है कि मैंने कंपनी को लोन दिया, मैं उसका क्रेडिटर हूं, मैं उससे पैसे मांगता हूं। यार मुझे ना कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है, मुझे ये बात इंश्योर कर लेनी है कंपनी लॉस में तो नहीं चल रही है, क्योंकि कंपनी अगर लॉस में चल रही है, मैं जल्दी से उसका पैसा बोलूं कि भैया मैंने तुमको लोन दिया है, तुम लॉस में चल रहे हो, लाओ लो मेरा पैसा दे दो वरना मेरा पैसा डूब जाएगा। क्रेडिटर अपने लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर रहा है, गवर्नमेंट अपने लिए कर रही है। आज मैं आउटसाइडर हूं, मैं कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कंपनी में इन्वेस्ट करूं, मैं सोच रहा हूं कंपनी के शेयर खरीद लूं, मैं सोच रहा हूं कि कंपनी के सिक्योरिटीज को परचेज कर लूं। लेकिन पहले मैं चेक तो कर लूं कि भैया ये कंपनी है इस लायक की नहीं है, मैं इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, ये कंपनी प्रॉफिट में तो चल रही है, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो देती है ना, पहले मैं इस बात को तो चेक कर लूं। फिर आउटसाइडर अपने लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कर लेगा। अच्छा, खुद कंपनी अपने लिए कर लेगी, खुद कंपनी अपने लिए कर लेगी कि चेक तो करो आखिर हम कहां खड़े हैं, हम सही हैं कि गलत हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं, हमें सुधार लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, हम प्रॉफिट में हैं लॉस में हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर जिसको जरूरत होती है वो कर रहा है। गवर्नमेंट को जरूरत है कंपनी का एनालिसिस कर लेगी, क्रेडिटर को जरूरत है कंपनी का एनालिसिस कर लेगा, मेंबर को जरूरत है कंपनी का एनालिसिस कर लेगा, खुद कंपनी को जरूरत है कंपनी अपना एनालिसिस कर लेगा। सबके पर्पस अलग है, अपने अपने पर्पस के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। स्टूडेंट बोलता है बात समझ में आ गई। आपने सर अभी तक जो मुझको समझाया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, मैं समझ गया हूं। इसका मतलब होता है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करना, कंपनी की वीकनेस को चेक करना, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करना। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। हम इवन फोरकास्ट कर लेते हैं, हम इवन आगे का सोच लेते हैं कि कंपनी बढ़िया चल रही है, अगले एक साल में इतना और कमा लेगी। आ रही है मेरी बात समझ में बच्चों यहां तक? कोई भी कर लेता है, मैनेजर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, टैक्स अथॉरिटीज, कोई भी कर लेता है। क्यों करता है? अरे पता लगाने के लिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। स्टूडेंट बोलता है मेरे को सब समझ में आ गया आपने जो बोला। इवन सर उस ये जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो ना, इसका नाम बनता है खुद अपने आप ही, फाइनेंस परफॉर्मेंस एनालिसिस। कंपनी के फाइनेंस के परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना, नाम बोल रहा है अपना, नहीं आता है सर समझ में। सर एक बात बताओ, अभी आप जब मुझे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस समझा रहे थे तो बार बार एक बात बोल रहे थे आप,
कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? सिंपल भाषा में बता दूं बच्चों, सिंपल। लीगल तो मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 के हिसाब से मैं ये तो बताऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, और इसके अलावा चेंज अगर इक्विटी में हो गया, कोई एक्सप्लेनेटरी नोट, सब कुछ मैं समझाऊंगा। लेकिन एक एक बात बोलता हूं, उसमें सब कुछ आ जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट जो कंपनी के फाइनेंस से रिलेटेड बात करता है। कंपनी के बैलेंस शीट में फाइनेंस के बारे में बात आती है, वो बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा, पार्ट है। कंपनी के पी एंड एल में फाइनेंस की बात आती है, वो भी इसका पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कंपनी के कैश फ्लो के अंदर भी फाइनेंस की बात आती है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। कंपनी के इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर भी ये बात आती है, वो भी पार्ट है। इवन कंपनी ने अपने रफ के अंदर अगर कुछ नोट्स बनाए थे ना, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर फाइनेंस से रिलेटेड बात लिखी हुई है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये बात सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 भी बोलता है। अब बच्चों ये मत बोलना प्लीज कि सर बैलेंस शीट क्या होती है ये समझा दो, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है ये समझा दो, कैश फ्लो क्या होता है ये समझा दो, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, चेंज इन इक्विटी। अब यार प्लीज सीएमए फाइनल में वो ये मत बोलना कि सर बैलेंस शीट के अंदर जो है वो असेट्स और लाइबिलिटीज आती हैं ये समझा दो। सर अब ये मत बोलना इनकम स्टेटमेंट के अंदर सर इनकम आते हैं और एक्सपेंसेस आते हैं ये समझा दो। प्लीज ये मत बोलना, ये आपको पता है। तो बच्चों आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो सिर्फ इतना सा पढ़ा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिस करना, चेक करना, पता लगाना कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में। कौन करता है? जिसको जरूरत होती है अपने पर्पस के लिए वो कर लेता है। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 के हिसाब से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर फाइनेंस से रिलेटेड बात है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कही जाती है। आगे चलते हैं। स्टूडेंट, अच्छा बच्चों, अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखिए बच्चों, हालांकि मैं ये जो आपको अभी पढ़ा रहा हूं स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, ये सब्जेक्ट ये मैं आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा हूं, सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग। आपके न्यू मॉड्यूल सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो नया मॉड्यूल दिया है उसको यूज करके ये नोट्स बनाए गए हैं, एग्जांपल्स बनाए गए। स्कैनर के क्वेश्चन भले ही प्रीवियस ईयर के हैं क्योंकि टॉपिक कॉमन है ओल्ड सिलेबस में, लेकिन ये क्लास रिकॉर्डिंग न्यू सिलेबस के हिसाब से चल रही है। ओल्ड सिलेबस की रिकॉर्डिंग अलग है, वो भी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, वो अलग है, न्यू सिलेबस की अलग है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना बच्चों, न्यू सिलेबस के हिसाब से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। न्यू सिलेबस में ये टॉपिक छोटा दिया हुआ है, यही टॉपिक ओल्ड सिलेबस में भी दिया हुआ है, लेकिन न्यू सिलेबस के अंदर ये छोटा दिया हुआ है। ओल्ड सिलेबस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। मैं आपको ये वाला टॉपिक पूरा पढ़ा रहा हूं, मतलब ओल्ड सिलेबस के अंदर जो थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है जो न्यू में नहीं दिया हुआ, मैं वो भी पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहे हो सर? क्या जरूरत है फालतू में हमारा कोर्स बढ़ा रहे हो? अरे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीएमए इंस्टीट्यूट ने भले ही से इस टॉपिक को आपके मॉड्यूल में छोटा कर दिया, आपके स्टडी मैट में छोटा कर दिया न्यू सिलेबस के अंदर, बट ये टॉपिक ओल्ड सिलेबस में भी, उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट है, थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसलिए मैं उसको भी समझा रहा हूं। तो मैं पूरा समझा रहा हूं आपको ये टॉपिक, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप इजीली सॉल्व कर। अब देखिए, स्टूडेंट बोलता है सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मीनिंग समझ में आ गया, उसके एनालिसिस का मीनिंग समझ में आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ गया, लेकिन एक बात बताओ सर, कंपनी तो बहुत बड़ी होती है
और कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कंपनी बहुत बड़ी होती है सर, नो डाउट कंपनी बहुत बड़ी होती है। और सर कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग, रिसर्च डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट अलग। और सर हर डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंस का लेन देन होता है, पैसे का लेन देन होता है। अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रही है, एक तो होता है कि कंपनी अपने सभी डिपार्टमेंट्स का एनालिसिस कर रही है, वो कंप्लीट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस बोला जाता है। लेकिन एक होता है बच्चों कि कंपनी अपनी पूरे डिपार्टमेंट्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं कर रही है, बल्कि कंपनी बोल रही है कि यार मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करूं, मेन मेन डिपार्टमेंट्स। तो वो कौन से हैं? वो है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, वर्किंग कैपिटल जो कि करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एनालिसिस एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर की एरियाज कौन से हैं जहां पर कंपनी को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करना चाहिए। की एरियाज वो ये 4 है। क्लियर ये चीज यहां तक? अब चलते हैं आगे। ये वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं बच्चे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कोई भी कर सकता है अपने पर्पस के लिए, है ना, ये मैं आपको पढ़ा चुका। तो स्टूडेंट अभी तक हमने समझा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या है, हमने समझा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कौन कौन कर सकता है, हमने समझा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, हमने समझा वो कौन से की एरियाज होते हैं जहां फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाता है, वो मैं आपको कंप्लीट समझा चुका हूं बच्चों यहां तक। स्टूडेंट्स अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब आता है कि सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कितने टाइप्स का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कितने टाइप का होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस होने को तो 4 टाइप का होता है, लेकिन वो 4 टाइप अलग अलग बेसिस पे पढ़ते हैं। 4 टाइप कौन से हैं? एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। लेकिन इन चारों टाइप्स को हम इसे चारों नहीं पढ़ते, हम इसे अलग अलग बेसिस पे पढ़ते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस को हम मटेरियल यूज्ड के बेसिस पर पढ़ते हैं, और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस को हम मॉडस ऑपरेंडी के बेसिस पर पढ़ते हैं। बहुत डिटेल में समझाऊंगा, मजे से समझाऊंगा, प्यारे आराम से समझिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि मटेरियल यूज्ड के बेसिस पर कितने टाइप के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है। बच्चों मटेरियल यूज्ड के बेसिस पर 2 टाइप का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है। अब 2 टाइप का कौन सा होता है? एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से पढ़ें, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए बच्चों, एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है द फैमिली मैन कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। उस और ये है एक बंटी भैया, और ये है गायतोंडे जी, जिनको कभी कभी लगता है कि वो भगवान है। तो बंटी भैया ने गायतोंडे जी से पूछा कि भाई, ये जो द फैमिली मैन कंपनी है, मैं इसमें पैसा लगाने की सोच रहा हूं, इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं, क्या मैं सही सोच रहा हूं? क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? गायतोंडे भाई बोले, सुन, ये जो कंपनी है ना द फैमिली मैन कंपनी लिमिटेड, जिसमें तू पैसा लगाने की सोच रहा है, इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, नंबर 1 कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है।
ये जब कोई प्रोडक्ट बनाती है ना, कोई प्रोडक्ट बनाती है द फैमिली मैन कंपनी लिमिटेड, जब ये कोई फिनिश गुड्स बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज करती है, कच्चा माल यूज करती है, वो ऐसा नहीं है कोई लोकल रॉ मटेरियल यूज करके और फिर प्रोडक्ट बना देती है, फिनिश गुड्स बना देती है, नहीं। कोरिया का बेस्ट मटेरियल यूज करती है, एक नंबर कंपनी है। कंपनी ने 2,500 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है इस बार। अरे 15 रुपए एक शेयर पे डिविडेंड दिया है, मतलब अगर तुम्हारे पास 1,000 शेयर है, 15,000 रुपए तुम्हारे पास में आ गए, एक शेयर पे 15 रुपए का बोनस डिविडेंड दिया है। एक नंबर कंपनी है यार। तो बंटी भैया ने गायतोंडे भाई से पूछा कि गायतोंडे भाई, मैं सोच रहा हूं द फैमिली मैन कंपनी लिमिटेड के अंदर पैसा लगा दूं, क्या बोलते हो? बोला बहुत बढ़िया कंपनी है, 2,500 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, 15 रुपए का डिविडेंड पर शेयर दे रही है, रॉ मटेरियल जो है वो कोरिया से बेस्ट रॉ मटेरियल मंगा के फिनिश गुड्स बनाती है। बंटी भाई बोला, गायतोंडे भाई आपको कैसे पता? बोला यार मुझको कैसे पता, कंपनी ने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया था, न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था, टीवी पे ऐड चलवाया था, एफएम पे ऐड चलवाया था, रोड पे बैनर लटका रखे हैं कंपनी ने। मैं कोई कंपनी के अंदर का आदमी थोड़ी हूँ जो जिसको कंपनी के अकाउंट्स का एक्सेस है। मैं थोड़ी ना कंपनी के अंदर जाकर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर सकता हूँ, मैं तो बाहर का आदमी हूँ यार, मैं तो आउटसाइडर हूँ, एक्सटर्नल आदमी हूँ। मैंने तो देखा कि कंपनी ने न्यूज़पेपर में यह बात लिखी है कि वो रॉ मटेरियल कोरिया का यूज करती है, 2,500 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, एक शेयर पर 15 रुपए का डिविडेंड दे रही है, ये बात उसकी वेबसाइट पे पब्लिश करी। अब जो कंपनी ने पब्लिश कर दिया, मैंने उस चीज का एनालिसिस कर लिया, मैंने वो चीज पढ़ ली और तुझे बता दी। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। मतलब कंपनी ने जो मटेरियल यूज किया और कंपनी ने अपने बारे में जो पब्लिशमेंट किया, देखिए लिखा हुआ है कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश कर दिए, उसके बेसिस पर एक्सटर्नल जो लोग होते हैं, एक्सटर्नल में कौन बैठा है, जिसको कंपनी के अकाउंट्स का एक्सेस नहीं है, जैसे इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, अदर ये बैंक, अगर बैंक ने कंपनी को लोन दिया थोड़ी ना बैंक रोज रोज आकर कंपनी के अकाउंट्स चेक कर सकता है, अलाउड थोड़ी है। तो बच्चों एक्स मटेरियल यूज्ड के बेसिस पर दो टाइप के परफॉर्मेंस एनालिसिस होते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। एक होता है एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल बाहर के लोग एनालिसिस कर रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे हैं, कंपनी ने जो इंफॉर्मेशन पब्लिश करी है उस बेसिस पर। और एक होता है बच्चों इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी के अंदर के लोग, जैसे एग्जांपल के तौर पर, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्टर, ये सब लोग, या कंपनी के एम्प्लॉय जिनको एक्सेस है, जैसे सीएस को, सीए को, सीएमए को, डायरेक्टर को, मैनेजर को, या फिर गवर्नमेंट ने अगर इंक्वायरी बैठाने के लिए किसी अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया, कोर्ट ने, अदालत ने अपॉइंट कर दिया है, तो फिर वो डायरेक्टली, फिर वो ये नहीं देखते कंपनी क्या पब्लिश कर रही है, वो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट्स उठा के चेक करते हैं। एग्जाम्पल, ये बोला सुन मैं सुनाता हूं असलियत, ये जो गायतोंडे बोल रहा है ना, ये तो एक्सटर्नल एनालिसिस करके आया है, इसको थोड़ी ना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सेस है। ये जो कंपनी ने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया उसको पढ़ पढ़ा के बोल रहा है, ये मैं तुझे असली कहानी सुनाता हूँ। सिर्फ 250 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, सॉरी 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है सिर्फ कंपनी को। बोला यार आपको कैसे पता ये बात? अरे कैसे पता क्या, मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंदर भेजा है कंपनी के चेक करने को, लीगली गया हूं मैं अंदर चेक करने, एक्सेस है मेरे पास में कंपनी के अकाउंट्स को चेक करने का, अच्छे से चेक किया है मैंने कंपनी को एक एक तरीके से। बोला और किस किस के पास में एक्सेस होता है? बोला किसके, इंटरनल लोगों के पास में होता है, एग्जीक्यूटिव के पास, एम्प्लॉइज के पास, बड़े सीनियर एम्प्लॉइज के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को अपॉइंट कर दिया, कोर्ट ने किसी को अपॉइंट कर दिया। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको बताया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के टाइप्स। मैंने बोला मटेरियल यूज्ड के बेसिस पे ये दो टाइप का है, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब है वो लोग एनालिसिस कर रहे हैं जो कंपनी के अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, और किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कर रहे हैं, जो कंपनी ने पब्लिश करी है। इंटरनल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी के लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के बाद में बोल रहे हैं,
नेक्स्ट आ जाता है मोडस ऑपरेंडी के बेसिस पर। अब स्टूडेंट बोलता है सर ये मोडस ऑपरेंडी का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। बोला सर इसका मतलब क्या होता है? सिंपल है, इसका मतलब होता है कि एक कंपनी है रिलायंस, और वो रिलायंस कंपनी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है, और वर्टिकल का मतलब ये होता है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल जो है उसको डायनामिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। ये होता क्या है? सपोज करो आज 2022 है, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी खुद के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर रही है, खुद के, मतलब वो ये देख रही है कि आज 2022 में हमने इतना प्रॉफिट कमाया, पिछले साल कितना कमाया था, उससे पिछले में कितना कमाया था, उससे पिछले में कितना कमाया था, उससे पिछले में कितना कमाया था। तो ट्रेंड देख रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या धीरे धीरे हम कम अर्न करते चले जा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल, जिसको हम डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं, जो कि मॉडस ऑपरेंडी बेसिस पे काम करता है, मोड ऑफ ऑपरेशन पे, उसके अंदर कंपनी खुद का एनालिसिस कर रही है। आज के ईयर को बेस ईयर ले लिया उसने, या पुराने साल में से किसी को बेस ईयर ले लिया, उसके बेसिस पे परसेंटेज काउंट कर रही है कि हम प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हैं या घटते चले। जबकि ये जो वर्टिकल एनालिसिस होता है ना, वर्टिकल, जिसको हम स्टैटिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर कंपनी क्या करती है? इसके अंदर कंपनी सिर्फ अपना एनालिसिस नहीं करती। जैसे एग्जांपल के तौर पे एयरटेल कंपनी आज 2022 में जिस फील्ड में एयरटेल कंपनी काम कर रही है, उस फील्ड में जो और कंपनियां भी काम कर रही हैं, उन सब का एनालिसिस करती है कि मैं कहां पे खड़ी हूं और मेरे कॉम्पिटिटर कहां खड़े। दोनों में बहुत फर्क है। देखो, हॉरिजॉन्टल के अंदर कंपनी सिर्फ अपना एनालिसिस कर रही है, वर्टिकल के अंदर कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में खुद का एनालिसिस कर रही है, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ खुद का कर। हॉरिजॉन्टल के अंदर वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के थ्रू आज के टाइम पे देख रही है हम प्रॉफिट में है कि लॉस में है। जबकि वर्टिकल के अंदर कंपनी सिर्फ आज के ही फाइनेंशियल ईयर में अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको देख रही है, वो प्रीवियस ईयर में नहीं जा रही है, आज के फाइनेंशियल ईयर में अपने कॉम्पिटिटर से अपना एनालिसिस करिए। हॉरिजॉन्टल में कंपनी किसी कॉम्पिटिटर से नहीं कर रही है, खुद का कर रही है। वो ये बोल रही है कि आज 2022 में कितना प्रॉफिट है, 21 में कितना था, 20 में कितना था, 19 में कितना था, 18 में कितना। हॉरिजॉन्टल में अपना कर रही है, अपना, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स को लेकर देख रही है। जबकि वर्टिकल के अंदर वो बोल रही है मैं सिर्फ 2022 का ही देखूंगी, लेकिन मैं देखूंगी मेरा कॉम्पिटिटर कौन कितना ज्यादा, कौन कितना कम है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल को डायनामिक एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है, वर्टिकल को स्टैटिक एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट बोलता है समझ गया। सर आपने मुझको टाइप ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस समझाया, उसमें सर आपने एक तो मुझे मटेरियल यूज के बेसिस पे समझाया, और सर एक आपने मुझको मोडस ऑपरेंडी के बेसिस पे समझाया। तो मोडस ऑपरेंडी के बेसिस पे जो आपने मुझको समझाया सर, उसमें मैंने एक हॉरिजॉन्टल समझ लिया, वर्टिकल समझ लिया, और आपने जो मुझे मटेरियल यूज पे समझाया उसमें एक्सटर्नल इंटरनल समझ लिया। सर क्या इसके बेसिस पर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया है? जी हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस के वेरियस टाइप्स लिखो, तो लिख दो। तो स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक देखो आपने मुझे ये समझा दिया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है, उसको कौन करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, चार की एरियाज आपने मुझको समझा दिए, और उसके अलावा सर आपने मुझे टाइप से समझा। अब चलते हैं सर आगे, मस्त समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सब कुछ क्लियर है। अब सर ये बताओ, हमने सर अभी तक ये पढ़ लिया कि कंपनी अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करना चाहिए कंपनी को, और उससे कंपनी जब अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कर लेती है तो उसकी वजह से चेक कर लेती है कितना प्रॉफिट है, कितना। ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है सर कि कंपनी अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कर लेगी, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। इजी है क्या सर ऐसा? कोई भी कंपनी ऐसे बोलेगी चलो आज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस, अपने फाइनेंस परफॉर्मेंस को चेक कर लेते, इजी है क्या?
इजी तो नहीं है यार, कंपनी बहुत बड़ी है, इजी तो नहीं है, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है, पर टेक्निक्स है, टेक्निक्स अवेलेबल है जिसके थ्रू एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंस परफॉर्मेंस को चेक कर सकता है। टेक्निक्स है। अच्छा सर, टेक्निक्स हैं जिनको हम टूल्स भी बोलते हैं, कौन कौन सी हैं? बहुत सारी है, बहुत सारी है। क्या सर हमें सभी पढ़नी है? ना ना ना, एक ही पढ़नी है, अकाउंटिंग टेक्निक, जिसको फाइनेंशियल टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। अच्छा अच्छा, तो सर आप ये बोल रहे हो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करना इजी तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ हमारे पास में टेक्निक अवेलेबल है। टेक्निक बहुत सारी है, बट हमें अपने कोर्स में बस एक ही पढ़नी है, अकाउंटिंग टेक्निक, जिसको हम फाइनेंशियल टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर सर कुछ सब टेक्निक्स होती हैं, पार्ट होते हैं इसके, हाँ बहुत सारी होती है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, सीवीपी रेशियो, वैल्यू एडेड, बहुत सारे होते हैं। सर क्या हमें ये सब पढ़ने हैं? ना ना, आपको 3-4 पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में जितना दिया हुआ है उतना पढ़ना है, मैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, जिससे सब कुछ अगर एग्जाम में कुछ भी आएगा आप आराम से कर पाओ। तो सबसे पहले हम इनमें देखेंगे रेशियो एनालिसिस। सर रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? अरे रेशियो एनालिसिस जो है बच्चों, उसका मतलब होता है कि रेशियो आपको न्यूमेरिकल रिलेशनशिप शो करता है। वो आपको यह बताता है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो न्यूमेरिक सेंस में। जब आप रेशियो के थ्रू एनालिसिस करते हो ना, तो फायदा ये होता है कि आप चाहो तो परसेंटेज में काउंट कर सकते हो, आप चाहो तो फ्रैक्शन में काउंट कर सकते हो, और आप चाहो तो प्रोपोर्शन में काउंट कर सकते हो। चाहे से परसेंटेज में काउंट कर लो, या फिर फ्रैक्शन में कि 1/4 फलाना ढीकना, या फिर प्रोपोर्शन में कर लो, कैसे भी कर सकते हो। क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, रेशियो में सर बहुत सारे होते होंगे, हाँ लिक्विडिटी रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी, बस इतना आपको याद रखना कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करने की बहुत सारी टेक्निक है, जिसमें से एक अकाउंटिंग टेक्निक है जिसे हम फाइनेंशियल टेक्निक बोलते हैं। उसके अंदर एक रेशियो एनालिसिस होता है। रेशियो एनालिसिस का फायदा ये होता है कि वो हमें परसेंटेज बेसिस पे भी काउंट करवा देगा, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप शो कर देगा, फ्रैक्शन के बेसिस पे भी शो कर देगा, और प्रोपोर्शन के बेसिस पे भी शो कर देगा। आप जिस मेथड से चाहो ले सकते हो, बहुत सारी तरह के रेशियो एनालिसिस होते हैं। आगे चलते हैं अकाउंटिंग टेक्निक में, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, हम देख लेंगे उसको, बट सर कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप समझाओ। बच्चों इसको मैं पूरा समझा रहा हूं, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी है बच्चों, वो कहानी जैसे ही आपको समझ में आई पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उस कहानी के अंदर एक तो है कैटरीना कैफ, और एक है मोहित बंसल सर, मतलब मैं। कहानी बड़े ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है बच्चों, कैटरीना कैफ मेरे पास में आकर बोली कि मोहित सर, ये कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है सर? इतना बड़ा नाम है सर के, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कितना बड़ा नाम है। ये क्या होता है सर? सुनने में तो बड़ा हार्ड लगता है, इतना बड़ा नाम है, क्या ये हार्ड है? ये क्या है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट? तो मैंने इनको बोला कि कैटरीना जी, कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। इसके अंदर एक कंपनी 1 साल का अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपैरिजन कर लेती है। एक कंपनी 1 साल का, 1 ईयर का कंपैरिजन कर लेती है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में, कि एग्जाम्पल के तौर पर, टाटा कंपनी 2022 का कंपैरिजन कर रही है अपने कॉम्पिटिटर, मतलब जिस फील्ड में टाटा काम कर रही है उसी फील्ड में जो काम कर रहे हैं 2022 में,
कि मेरे कॉम्पिटिटर ने कितना कमाया और मैंने कितना कमाया, कंपैरिजन करें। कॉमन साइज, कॉमन मतलब वो कॉम्पिटिटर जो मेरे साइज के हैं, वो मेरी फील्ड में काम करो, मेरे साइज के, मैं उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करूं। कैटरीना जी बोली कि मोहित सर आप ये जो समझा रहे हो इसको तो अभी अभी आपने वर्टिकल एनालिसिस की तरह पढ़ाया था। जी हाँ, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को वर्टिकल स्टेटमेंट या वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। कैटरीना खुश हो गई, बोली सर आपने मुझे कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग समझा दिया। इसके अंदर एक कंपनी एक साल का अपने कॉम्पिटिटर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करती है, कंपैरिजन करती है। इसको वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी हम जानते हैं। लेकिन कैटरीना मेरे से ये बोली, लेकिन सर आप बोल रहे हो कि ये जो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है इसको वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। सही बात है सर, सही बोल रहे हो, लेकिन मैंने सुना है कि इस वर्टिकल एनालिसिस के अलावा इसको कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब सर ये जो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है इसको वर्टिकल एनालिसिस के नाम से तो जाना ही जाता है, बल्कि उसके अलावा सर इसको कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये बात सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को वर्टिकल एनालिसिस और कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट दोनों के नाम से जाना जाता है। कैटरीना बोली कि ठीक है, पर सर एक बात बताओ, इसको वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है, ये मुझे समझ में आ गया, क्योंकि ये एक साल का अपने कॉम्पिटिटर के साथ में कंपैरिजन कर रही है, इसलिए इसे वर्टिकल बोला जाता है, समझ में आता है। पर आप बोल रहे हो कि इसको कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा क्यों? उसकी क्या वजह है? वर्टिकल क्यों बोलते हैं? चलो कि एक साल में अपने कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन कर रहा है इसलिए। कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब भी कोई रिजल्ट अपना शो करता है हमेशा वो परसेंटेज में शो करता है, इसलिए। तो कैटरीना बोली ठीक है सर, मुझे अब देखो क्या क्या बातें समझ में आई, मैं बता देती हूँ। कोई भी कंपनी अगर अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना चाहती है, बहुत सारी टेक्निक है जिनमें से एक अकाउंटिंग टेक्निक है जिसे फाइनेंशियल टेक्निक बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती है, उसमें से एक होती है रेशियो एनालिसिस जो आपने पढ़ाया, जिसमें न्यूमेरिकल रिलेशनशिप हम परसेंटेज में भी देख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी देख सकते हैं और प्रिपोर्शन में भी देख सकते हैं। फिर आपने बताया कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर एक कंपनी अपने एक साल का अपने कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन करती है, इसको वर्टिकल स्टेटमेंट एनालिसिस भी बोला जाता है, इसको कंपोनेंट परसेंटेज एनालिसिस भी बोला जाता है। वर्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक साल में अपने कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन कर रही है, बट कंपोनेंट परसेंटेज एनालिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने हर रिजल्ट को परसेंटेज में शो करती है। समझ में आ गया? जैसे कैटरीना बोली एग्जांपल देकर बताओ, जैसे जैसे मैंने बोला कि सोचो आपको ना सेल्स पता करनी है किसी कंपनी की अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके, तो आपका जो इंटरेस्टेड आइटम है वो क्या है? सेल्स। तो अपनी सेल्स ले लो और जो दूसरी कंपनी से आप कंपेयर कर रहे हो उसकी टोटल असेट्स ले लो, मतलब जो रेफरेंस आइटम है वो ले लो और उसको डिवाइड कर दो सेल्स बाय टोटल असेट्स, परसेंटेज में आपका आ जाएगा। तो जो भी आएगा वो परसेंटेज में शो करता है, कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट। बोली रेवेन्यू के केस में, बोले रेवेन्यू के केस में ये देखो, आप इनकम स्टेटमेंट को ऐसे निकालते हो ना, लेकिन कंपोनेंट जो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट, वो परसेंटेज में निकालता है। देखो ऐसे नॉर्मली आपने बच्चों आपने भी कभी इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाया है तो हमेशा अमाउंट लिखते हो, लेकिन जब कॉमन साइज के अंदर कॉमन साइज के फॉर्मेट में बनाओगे, कंपोनेंट परसेंटेज के फॉर्मेट में बनाओगे तो हमेशा परसेंटेज में लिखोगे। बैलेंस शीट में भी आप देखिए, बैलेंस शीट में हमेशा हम ऐसे अमाउंट लिखते हैं, पर अगर आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हो मतलब कंपोनेंट परसेंटेज के बेसिस पे, तो परसेंटेज में लिखोगे। कैटरीना जी को ये सब समझ में आ गया।
कैटरीना बोली, मोहित सर आपने मुझे समझा दिया कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। सर आपने मुझे समझा दिया कि इसको वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। आपने समझा दिया इसको कंपोनेंट परसेंटेज भी बोलते हैं, क्योंकि हर चीज को परसेंटेज में शो करता है। सर इसके फायदा क्या है कॉमन साइज के? मैंने बोला यार आपको पता नहीं चला क्या अब तक? देखो कॉमन साइज के अंदर आप अपना कंपनी सिर्फ अपना एनालिसिस भी कर पा रही है और साथ में अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस भी कर पा रही है। दोनों का फायदा नहीं हो रहा है क्या? और इस फायदे को हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, मतलब दो कंपनीज के बीच में कंपैरिजन करना। तो ध्यान से सुनना बच्चों, जो 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, कि फायदा क्या है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, कि कंपनी अपना भी एनालिसिस कर पा रही है और कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में सिर्फ अपना भी एनालिसिस कर पा रही है, प्लस कॉम्पिटिटर के साथ में भी एनालिसिस कर पा रही है। और इस बेनिफिट को, जो अपने कॉम्पिटिटर के साथ में भी एनालिसिस कर पा रही है, इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। कैटरीना बोली सब समझ में आ गया, आपने यहां तक जो बोला वो सब समझ में। अब कैटरीना बोली लेकिन मेरा एक लास्ट डाउट है, लास्ट। आप बोल रहे हो कि एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के साथ में कंपैरिजन कर सकती है, ये कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का बेनिफिट है, ठीक है। पर सोचो कि उस कॉम्पिटिटर ने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो किसी दूसरे मेथड को यूज करके बनाए हैं, जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं किया, कोई दूसरा ही मेथड, दूसरा ही फॉर्मेट यूज कर रही है। वो अपना फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट नहीं करती, मार्च में खत्म नहीं करती। कहने का मतलब है कि अगर कोई वैसे तो इस कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का बेनिफिट है कि कंपनी अपना भी एनालिसिस कर पा रही है, अपने कॉम्पिटिटर के साथ में भी एनालिसिस कर पा रही है बेनिफिट, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बेनिफिट है। पर सोचो ना यार, अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि कॉम्पिटिटर ने अपने स्टेटमेंट को कुछ अलग ही मेथड से बनाया है, कुछ अलग ही फॉर्मेट में बनाया है, फिर कैसे कंपैरिजन करोगे? फिर तो नहीं कर पाओगे। जब कैटरीना ने ये सवाल पूछा मैंने कहा बिल्कुल सही है बेटा। इसीलिए इसीलिए ये जो आपने बोला इसको लिमिटेशंस बोलते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेक्निक कितनी अच्छी टेक्निक है, उसमें कंपनी अपना भी एनालिसिस कर पा रही है, कॉम्पिटिटर के साथ में भी एनालिसिस कर पा रही है, बट इसकी एक लिमिटेशन भी है। अगर आपके कॉम्पिटिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ अलग ही मेथड से बना लिए, बाई चांस कुछ अलग ही मेथड से बना लिए, तो फिर उस केस में आप नहीं कर पाओगे कंपैरिजन, आप इस कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का फायदा नहीं उठा पाओगे, ये लिमिटेशन है। और बच्चे जो जो बात मैंने बोली आपको, एक एक बात यहां पे लिखी हुई है, एक एक बात। तो स्टूडेंट हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कॉमन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है, कौन कर सकता है, क्या इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, कौन से की एरियाज होते हैं, कितने टाइप्स का होता है। स्कैनर हमने साथ में सॉल्व करा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने साथ में सॉल्व करा। उसके बाद में हम अकाउंटिंग टेक्निक्स पर आ गए, जिसे फाइनेंशियल टेक्निक बोलते हैं, जिसमें रेशियो एनालिसिस देखा, उसके बाद कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखा। मेरे ख्याल से यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। एक होता है ट्रेंड एनालिसिस, बड़ा ही सिंपल है, कंपनी अपना ट्रेंड देखती है, वो आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, उसका ट्रेंड क्या है, मार्केट में किस तरह से चल रही है। तो स्टूडेंट यहां तक आपने देखा, ये नेक्स्ट जो है वो सेम चीज दोबारा से आ गई है नोट्स में, टूल्स एंड टेक्निक, वो मैं आपको समझा चुका। तो बच्चों यहां पर आपका ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस टॉपिक है ये खत्म होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आज तक एक क्वेश्चन आया हुआ है जो हमने ऑन द स्पॉट टॉपिक के साथ में सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में अपना कंटिन्यू करेंगे। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूं स्टूडेंट्स,
जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस परचेज की हुई है उनको तो क्लासेस नोट सब मिल गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी क्लास देख रहा है और क्लासेस लेना चाहता है तो मैं बता दूं हमारी क्लासेस आपको हमारे ऐप पर भी मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करें मोहित बंसल क्लासेस, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक सबका दे दूंगा। आप वहां से क्लास परचेज कर सकते हैं बच्चे, या फिर आप गूगल ड्राइव पर भी हमारी क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम मैसेज, हमारी पूरी टीम है वो आपको अच्छे से रेस्पॉन्स देगी। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी क्लासेस लेंगे तो आपको कंप्लीट क्लासेस मिलती हैं, साथ में हम स्कैनर सॉल्व करवाते ही हैं, ठीक है। उसके अलावा हार्ड कॉपी नोट्स आपको मिलेंगे, सॉफ्ट कॉपी नोट्स आपको मिलेंगे, लॉन्ग आंसर राइटिंग, जो थ्योरी की आंसर राइटिंग है उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आप कर लोगे, थ्योरी का आंसर रिप्रेजेंट करना नहीं आता। देखो आंसर तो आता है आपको कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, बट एग्जाम में लिखने का तरीका नहीं पता, वो हम सिखाते हैं आपको पर्सनल। तो आपको पूरा क्लासेस मिलता है, स्कैनर सॉल्व करते हैं, हार्ड कॉपी नोट्स मिलते हैं, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज आपको फ्री एलिजिबल है, आपको थ्योरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, और ये सब कुछ अनलिमिटेड व्यूज के साथ मिलेगा। जिस दिन आपका एग्जाम है तब तक के लिए आपके पास में व्यूज रहेंगे, जितनी बार चाहे आप रिवाइज करें, सुबह शाम दोपहर रात, आपकी मर्जी। और बहुत ही रीजनेबल अफोर्डेबल फीस होती है पूरे इंडिया में, जितने भी लोग ये पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, उसमें सबसे अफोर्डेबल रीजनेबल फीस हमारी है। तो आप चाहें तो क्लासेस या नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।